तो आज हम लोग जेटेट 2026 को ध्यान में रखते हुए एक नए लेसन, इंपॉर्टेंट लेसन को हम लोग जानेंगे, वह है बुद्धि। ठीक है, तो आज हम लोग बुद्धि चैप्टर को जानेंगे, सीखेंगे। क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे बहुत सारे परीक्षाओं में, सीटेट हो या जेटेट हो, अक्सर पूछा जाता है आईक्यू के बारे में, आईक्यू लेवल, बच्चों के आईक्यू लेवल के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि आईक्यू लेवल है क्या, ये आईक्यू कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है। चलिए तो जानते हैं हम लोग। बुद्धि, जिसका इंग्लिश होता है इंटेलिजेंस। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम नोट डाउन करके रखे हैं व्हाइट बोर्ड पर। पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, समस्त जीवधारियों में, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जितने जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों में मनुष्य को, मानव को बुद्धि बल के कारण ही श्रेष्ठ अथवा उच्च स्तर का प्राणी माना गया है। क्योंकि अन्य जीवों से मनुष्य इसलिए अलग है क्योंकि इस शरीर में क्या होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है। प्रायः विशिष्ट व्यवहार को बुद्धि की संज्ञा प्रदान की जाती रही है। हम सभी जानते हैं कि विशिष्ट व्यवहार जो होता है वही बुद्धि कहलाता है, ऐसा माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट सामान्य रूप से चलन में है। सामान्यतः बुद्धि को सापेक्ष माना जाता है। प्राचीन भारतीय मनीषी ऋषियों ने, प्राचीन काल में ऋषियों ने बुद्धि किसको माना था, जो कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे, मेमोरी जिनकी अच्छी होती थी, उन्हें बुद्धि लब्धि कहा जाता था, उन्हें ज्यादा बुद्धिमान माना जाता था। दैनिक बोलचाल में विशिष्ट व्यवहार, आचरण एवं गुणों को बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। विशिष्ट गुण, विशिष्ट व्यवहार, आचरण, इसे ही बुद्धि का पर्यायवाची माना गया है। बुद्धि का पर्यायवाची समानार्थी, पर्यायवाची कहिए या समानार्थी कहिए, आज जो हमारे चलन में है वह क्या है, ज्ञान, समझ, चतुर, चालाक, योग्य, श्रेष्ठ, धूर्त, ये बुद्धि का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द माने जाते रहे हैं। लेकिन क्या यह सटीक परिभाषा है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार केवल चालाक, ज्ञान, समझ, चतुर, योग्य, श्रेष्ठ ही बुद्धि कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। हम सभी जानते हैं कि शहर में रहने वाले कोई व्यक्ति यदि गांव आता है तो गांव की परंपराओं को, गांव के कल्चर को वह ठीक से नहीं समझ पाता। तो शहर में जो व्यक्ति बुद्धिमान था, गांव आके वह मूर्ख माना जाएगा। या गांव के लोग जब शहर जाएंगे तो शहर की कटसी उन्हें नहीं पता, तो वहां के लिए वह मूर्ख माना जाएगा, जबकि गांव में वह श्रेष्ठ था। तो ये परिभाषा उपयुक्त नहीं है, सटीक नहीं है। बुद्धि क्या है, इस पर सदियों से मतभेद रहा है, आज भी मतभेद है। बुद्धि को एक शब्दों में, एक वाक्य में हम इसे नहीं माप सकते, इसकी परिभाषा नहीं तय कर सकते। 20वीं सदी में मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की जो भी अवधारणा विकसित की है, उसमें उसे 4 वर्गों में विभाग किया जा सकता है। कहता है कि 19वीं सदी तक तो कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं था बुद्धि का। बुद्धि का यही मानना था कि एडजस्टमेंट, यदि हम प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो हम बुद्धिमान हैं। हम किसी चीज को याद कर लेते हैं तो बुद्धिमान हैं, या हमारे पास विशिष्ट योग्यता है तब भी हम बुद्धिमान हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट 19वीं सदी तक था। 20वीं सदी में जब वैज्ञानिक तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया तो मूल रूप से 4 मुख्य बिंदुओं पर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। ये 4 मूल रूप से क्या था, ये 4 बातें क्या थी? बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों ने माना कि बुद्धि जो है वह समायोजन करने की योग्यता है। केवल समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि होगी? नहीं। फिर आगे क्या कहता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। यदि हमें किसी चीजों को सीखने की इच्छा है, लालसा है, जिज्ञासा है, तब भी हम बुद्धिमान हैं। तब कहता है कि और भी कुछ बातें हैं क्या? तो और क्या है? बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। जब किसी चीज को हम देख लेते हैं तो बिना देखे उसके बारे में चिंतन करना भी बुद्धि कहा जाता है। अमूर्त चिंतन, चीजें सामने नहीं हो लेकिन हम आंख बंद करके उसके बारे में चिंतन कर सकें, उसके बारे में सोच सकें, कल्पना कर सकें, चिंतन कर सकें, तो वह भी बुद्धि का एक प्रकार है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, यह भी सही है। जो हमारे आसपास समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यदि हम ठीक से समाधान कर पाते हैं तब हम बुद्धिमान कहे जाते हैं। तो ये 4 मुख्य बिंदु है। क्या क्या 4 है?
समायोजन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता और समस्या समाधान करने की योग्यता। ये 4 मुख्य बातें हैं। यदि ये चारों चीजें हम में है तब हम बुद्धिमान कहे जा सकते हैं। IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, बुद्धि लब्धि, ये शब्द 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 1904-5 के बाद शुरू हुई कि किसी बच्चों की बुद्धि लब्धि को कैसे मापा जाए। तो सबसे पहले क्या आया? इंटेलिजेंस क्वोशेंट। सन 1912 ईस्वी में स्टर्न महोदय, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे, स्टर्न महोदय ने बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया, जिनका नाम रखा गया IQ। लेकिन इस IQ में क्या था? इस IQ का जो उन्होंने फॉर्मूला दिया वो क्या था? बच्चों की या व्यक्ति की मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बच्चे जिस उम्र के हैं और जिस उम्र का ज्ञान उसके पास है, उसको यदि हम अनुपात में विभाजित करें तो उसकी IQ टेस्ट की जा सकती है, IQ लेवल मापा जा सकता है। यह मानना था स्टर्न महोदय का कि मानसिक आयु, जिस लेवल का उनके पास ज्ञान है और उसकी वास्तविक आयु को यदि हम भाग दे दें तो हम बुद्धि लब्धि को, IQ को माप सकते हैं। लेकिन एक समस्या इसमें क्या थी? समस्या ये थी कि यह कभी कभी दशमलव या भिन्न में आ जाता था, जो सामान्य लोगों को समझ से परे था। तो इसे सरल करने के लिए टर्मन महोदय ने, एक और मनोवैज्ञानिक थे टर्मन महोदय ने 1916 में एक नया फॉर्मूला दिया। उसी फॉर्मूला को कुछ संशोधित किया। उन्होंने बताया कि IQ मापने के लिए हम क्या करेंगे? मानसिक आयु, जिसे मेंटल एज कहते हैं, को वास्तविक आयु मतलब वास्तविक क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करें और यदि उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह क्या होगा? ना दशमलव में आएगा ना भिन्न में आएगा, एकदम सटीक मान आएगा। तो IQ का एक नया परिभाषा जो आज भी मान्य है वह क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो इस आधार पर मानसिक आयु और वास्तविक आयु सेम रहे, बराबर रहे, तो किसी व्यक्ति का, किसी बच्चों का IQ लेवल 100 हो, उसे हम क्या मानते हैं? एवरेज, उसे औसत माना जाता है। यदि 100 से कम हो जाए तो उसे हम पिछड़ा बालक कह सकते हैं, पिछड़ा व्यक्ति कह सकते हैं, बुद्धि लब्धि कमी कह सकते हैं। यदि 100 से ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं वो बच्चा इंटेलिजेंट है, बहुत ही सुपीरियर है। तो इस तरीके से बुद्धि लब्धि की परिभाषा तय की गई। तो बुद्धि लब्धि की नई परिभाषा जो आज लागू है, मान्य है, वह क्या है? MA/CA × 100। और स्टर्न महोदय ने जो 1912 में दिया था वह था MA/CA, लेकिन अभी संशोधित करके इसे MA/CA × 100 किया गया है। इसी में हम जानते हैं कि पदार्थ, हमारे आसपास जितनी चीजें पाई जाती है वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। बुद्धि की परिभाषा ढूंढने के लिए क्या करते हैं? उसे 2 भागों में बांटते हैं। कुछ निर्जीव वस्तुएं होती है और कुछ सजीव होती है, हमारे आसपास जो पाए जाते हैं उसमें से। अब सजीव को भी 2 भागों में बांट दें तो क्या होगा? एक चल सजीव और एक अचल स्थिर, जैसे पेड़ पौधा स्थिर है। चल को फिर आगे हम 2 भाग में डिवाइड करें तो क्या होगा? परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। कुछ चीजें ऐसी होती है जो जिसमें परिवर्तन होता है और कुछ में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तनीय को भी यदि आगे हम 2 भाग में बांटा है तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य परिवर्तन को हम मूर्त, अवलोकनीय, मापन योग्य कहते हैं। जैसे शरीर का विकास होना, डेवलपमेंट होना, तो यह देखने योग्य है, अवलोकन करने योग्य है, मापने योग्य है। लेकिन आंतरिक परिवर्तन जो अमूर्त है, काल्पनिक है, मापन विहीन है, इसे ही बुद्धि कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह से बुद्धि की परिभाषा तय की कि समायोजन करने की क्षमता और क्या समस्या समाधान करने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, ये सारा कुछ इंटरनल है, आंतरिक है, और इसे ही हम बुद्धि कहते हैं। जिसे टर्मन ने पहले स्टर्न ने और बाद में टर्मन ने संशोधित फॉर्मूला दिया जिसे IQ कहते हैं। बच्चों का IQ लेवल इसी फॉर्मूला से मापा जाता है। दैट्स ऑल, फिनिश्ड। अगले दिन फिर हम लोग कोशिश करेंगे कुछ नए टॉपिक को लेकर आए। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से
सी टेट या जे टेट के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी लेसन है। चलिए ठीक है।